बच्चों हम साइंस में नया चैप्टर चालू कर रहे हैं फिजिक्स में, उसका नाम है वर्क एंड एनर्जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर फ्यूचर में आप साइंस लेने का सोच रहे हैं तो ये चैप्टर आपको ज़रूर आगे का हेल्प करेगा, ये वर्क एंड एनर्जी। सो दिस इज़ अवर लेक्चर 155। दिस इज़ चैप्टर 11 इन योर साइंस, वर्क एंड एनर्जी। सो इस चैप्टर में आप वर्क के बारे में थोड़ा पढ़ोगे, एनर्जी के बारे में तो बहुत ज़्यादा पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ एनर्जी और सब कुछ, और फिर आप पावर के बारे में पढ़ोगे, पावर के बारे में भी थोड़ा सा ही पढ़ोगे, ठीक है। सो हम पढ़ने वाले हैं वर्क, हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी और हम पढ़ने वाले हैं पावर। पावर थोड़ा सा ही पढ़ेंगे, वर्क भी थोड़ा सा ही, एनर्जी तो बहुत सारा पढ़ेंगे, ठीक है। सो अभी मैं आपको जो भी पॉइंट्स समझा रही हूँ वो एक एक पॉइंट आपको लिखनी है। जिस पॉइंट पे मैं टिक कर रही हूँ वो सारी पॉइंट्स आपको लिखनी है और अच्छे से लिखनी है, ठीक है। यही आपके नोट्स होंगे, ठीक है। सो सबसे पहले वर्क, वर्क क्या है, सबसे पहले वर्क की डेफिनेशन। सो वर्क क्या है? सो वर्क व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स लगता है। वर्क क्या है? व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट शोज डिस्प्लेसमेंट, द फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? डिस्प्लेस हो जाता है। फिर आप क्या बोलते हो कि फोर्स ने अपना काम कर दिया, द फोर्स हैज़ डन वर्क ऑन द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि देखो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पे आपने क्या लगाया? इस पे फोर्स लगाया, मतलब फोर्स मतलब आपने धक्का दिया, ठीक है। आपने ऑब्जेक्ट को धक्का दिया तो ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ? डिस्प्लेस हुआ, थोड़ा आगे की तरफ गया, डिस्प्लेस हुआ। आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को धक्का दिया। आपने क्या किया? ऑब्जेक्ट को धक्का दिया, धक्का दिया तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया? थोड़ा आगे की तरफ गया, ठीक है। सो ऑब्जेक्ट जो थोड़ा आगे की तरफ गया तो हम क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट काम हुआ ना, काम तो हुआ क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ था, यहाँ हुआ, डिस्प्लेस हुआ। डिस्प्लेस मतलब खसकना। तो जब आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, जब आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तो वो डिस्प्लेस हो जाता है। डिस्प्लेस हो जाना मतलब खिसक जाता है। जब आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे तब वो डिस्प्लेस हो जाता है, मतलब खिसक जाता है। सो उस पर वर्क होता है। क्या होता है? वर्क होता है, ठीक है। सो वर्क का फॉर्मूला क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। मैं ये आपको समझाने के लिए करा रही हूँ, आपको तो नोट्स ही कॉपी करने हैं, आपको नोट्स ही बनाने हैं। सो एफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये वेक्टर क्वांटिटी हुई, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर, मतलब दोनों के पास मैग्नीट्यूड भी है, दोनों के पास डायरेक्शन भी है। सो वर्क के पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे, ठीक है। सो वर्क force acts on an object and the object shows displacement, the force has done work on the object। so मतलब फोर्स ने अपना काम कर दिया ऑब्जेक्ट पे। अच्छा, टू कंडीशंस नीड्स टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अगर आप चाहते हो वर्क हो, टू कंडीशंस नीड टू बी सेटिस्फाइड फॉर वर्क टू बी डन। अगर आप चाहते हो वर्क हो तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। कौन कौन सी दो कंडीशन? पहली है A force should act on the object, the object must be displaced। एक तो एक फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, कोई ना कोई फोर्स लगना चाहिए ऑब्जेक्ट पे, और दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आप चाहते हो कि वर्क हो, अगर आप चाहते हो वर्क हो तो दो कंडीशंस फॉलो होती हैं। पहले तो फोर्स, ऑब्वियसली कॉमन सेंस है, फोर्स लगेगा और ऑब्जेक्ट। देखो वर्क होने के लिए, अब देखो जैसे कि अब देखो दो कंडीशंस है कि वर्क हो और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी हो, दो कंडीशन कह रहा है ना। सो देखो फोर्स लगे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो। अब देखो जैसे कि बहुत भारी, ये बहुत भारी बॉक्स है और मैं अकेली हूँ उसको खसकाने वाली, मैं अकेली हूँ, ठीक है। अभी इस पर मैं फोर्स लगा रही हूँ, धक्का लगा रही हूँ, पर इतना ज़्यादा भारी है मैं उसको मूव ही नहीं कर पा रही हूँ, तो ऑब्जेक्ट क्या हो रहा है? डिस्प्लेस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है मूव। तो पहले मैं फोर्स लगा रही हूँ, समझो मैंने 12 न्यूटन का फोर्स लगाया, मैं तो लगा रही हूँ, धक्का लगा रही हूँ, लगा रही हूँ, लगा रही हूँ, पर अब बॉक्स इतना ज़्यादा भारी है, भले मैं भी भारी हूँ पर बॉक्स तो बहुत ज़्यादा भारी है, तो नहीं लग रहा है धक्का। तो क्या होगा?
डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, सो वर्क क्या होगा, वर्क डन 0। मूव ही नहीं हो रहा है, मूव नहीं हो रहा है तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मतलब मूवमेंट नहीं हो तो वर्क 0, सिंपल। ठीक है, तो आप अगर आप सोच रहे हो इस टाइम, आप कह रहे हो मैं सोच रहा हूँ, तो मैं उसको वर्क नहीं बोलूँगी। क्यों? क्योंकि कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। आप सोच रहे हो, भले आपको लगे मैं काम कर रहा हूँ, कि मैं सोच रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, पर वो वर्क नहीं है। ठीक है, बस जिसमें थोड़ी सी मूवमेंट हो जाए वो वर्क होता है। ठीक है, साइंस के हिसाब से। ठीक है, तो अगर आप सोच रहे हो तो वो वर्क नहीं है। ठीक है, सो 2 conditions need to be satisfied or work to be done. So 2 कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अ फोर्स शुड एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगना चाहिए, और ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को धक्का लगना चाहिए। ठीक है, सो फॉर्मूला क्या है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या है फॉर्मूला, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो ये मैंने फॉर्मूला अभी अभी आपको लिख के दी। यहाँ देखो दोनों वेक्टर हैं तो दोनों वेक्टर उड़ गए। ठीक है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब आपको पता होगा इसकी अब वर्क की यूनिट क्या होगी। सो देखो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस हुआ ना, तो यूनिट हुई मीटर। सो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि वर्क की यूनिट क्या हुई, व्हाट इज द यूनिट ऑफ वर्क। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि यूनिट ऑफ वर्क क्या हुई। सो यूनिट ऑफ वर्क क्या हुई, देखो यूनिट कहाँ से आती है, फॉर्मूला में से। ये फॉर्मूला है, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक फॉर्मूला है। तो इसकी यूनिट कैसे लिखेंगे, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या है, मीटर। ठीक है, सो वर्क डन इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। सो न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। ठीक है, सो यहाँ देखो यूनिट ऑफ वर्क डन न्यूटन मीटर या तो जूल, 2 फॉर्मूलाज हैं। आप वर्क डन की यूनिट, ये खास ध्यान रखना, वर्क यूनिट ऑफ वर्क डन जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, अच्छा अब डिफाइन 1 यूनिट कभी आ जाए कि 1 जूल को डिफाइन करो, 1 जूल यूनिट ऑफ वर्क को डिफाइन, ऐसा क्वेश्चन आता है। डिफाइन वर्क, राइट इट्स यूनिट एंड डिफाइन इट ऑल्सो। देखो 3 क्वेश्चन। डिफाइन वर्क, तो वर्क को डिफाइन करो, तो ये दो क्वेश्चन, 2 आंसर लिखोगे, 2 लाइन। फिर क्या बोलेगा, राइट इट्स यूनिट, तो इट्स यूनिट इज जूल और न्यूटन मीटर। डिफाइन इट्स यूनिट, डिफाइन भी करो। सो 1 जूल को कैसे डिफाइन करेंगे, सो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन when 1 Newton force is applied on an object and it shows the displacement by 1 meter। सब 1 होगा तो 1 जूल वर्क होगा। ठीक है, so 1 joule work is said to be done when 1 Newton force is applied on an object and it shows the displacement by 1 meter। ठीक है, so क्या है फिर से देखो, 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क होता है, कब होता है, जब 1 जूल वर्क कब होता है, जब 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है, 1 न्यूटन फोर्स अप्लाई होता है और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है 1 मीटर। ठीक है, सो इसे हम कहते हैं 1 जूल। ठीक है, सो 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड शोज द डिस्प्लेसमेंट बाय 1 मीटर। ठीक है, सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर सपोज कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, सपोज मैं ऑब्जेक्ट को धक्का मार रही हूँ। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट को मैं ऐसे धक्का मार रही हूँ और मैं ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस भी ऐसे ही हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर एक ही डायरेक्शन में होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की सेम डायरेक्शन होगी, तो क्या होगा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स भी उसी डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट भी, तो वर्क का आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। ये न्यूमेरिकल्स करोगे ना तब कम आएगा। ठीक है, जब आप न्यूमेरिकल्स करोगे तब कम आएगा। ठीक है, सो केस 1, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में है, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर एक ही डायरेक्शन में, देखो डिस्प्लेसमेंट भी अगर ऐसे है, फोर्स भी ऐसे है,
तो W क्या आएगा, पॉजिटिव। सेम डायरेक्शन में हो तो क्या होगा, देखो डायरेक्शन दिखाई है ना, एक ही डायरेक्शन में, फोर्स भी ऊपर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है, तो क्या होगा, W पॉजिटिव। W का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। न्यूमेरिकल्स की बात कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये है हमारा केस 1, ठीक है, ये केस 1 हुआ, ये केस 1 हुआ, ठीक है। सो अभी दूसरा देखो, अगर दूसरा इसी में ही दूसरा, इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स, सपोज डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट है, ठीक है। ये देखो डिस्प्लेसमेंट इस साइड है और फोर्स इस साइड है, ठीक है, ऑपोजिट है, इस साइड है, इस साइड है, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट अगर ऑपोजिट साइड में है फोर्स की, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्क क्या होगा, नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट इस साइड है, फोर्स इस साइड है, तो वर्क होगा नेगेटिव। इसका मतलब ये रहा नेगेटिव, मतलब फोर्स अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, तो W इज इक्वल टू माइनस F इंटू एस। इसके बाद देखो केस 2, तो देखो मतलब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स अगर अलग अलग डायरेक्शन में हो, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में हो फोर्स की, फोर्स अलग डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट अलग डायरेक्शन में, सो वर्क क्या होगा, नेगेटिव, ठीक है। क्योंकि वर्क थोड़ा सा ही होगा तो नेगेटिव ही होगा ना भाई। जैसे कि आप इसको खिसका रहे हो पर ये ऐसे खिसक रहा है, तो कितना धीरे धीरे, मतलब आपको जहाँ पहुँचाना होगा उसमें टाइम लग जाएगा, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव ऐसे केस में, ठीक है। अच्छा, जब स्ट्रेट, if displacement is perpendicular to the force, displacement is perpendicular to the force, work done is 0। मतलब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर है फोर्स से, ठीक है भाई। ये जैसे यहाँ ये डिस्प्लेसमेंट है और ये फोर्स है, सो डिस्प्लेसमेंट अगर फोर्स के परपेंडिकुलर है तो वर्क डन क्या होगा, 0। सीधी बात है, अगर मैं फोर्स ऐसे लगा रही हूँ, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लग रहा है, तो कहाँ मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ मूव करेगा, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, मैं खिसका ऐसे रही हूँ और डिस्प्लेस ऊपर की तरफ हो रहा है, तो मेरा वर्क तो 0 ही हुआ ना। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर, वर्क डन इज 0, ठीक है। सो वर्क डन 0 कब होगा, जब डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा फोर्स की, ठीक है। सो इफ डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का डायरेक्शन एक है, सो वर्क डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द फोर्स, सो W इज इक्वल टू माइनस F इंटू एस। और डिस्प्लेसमेंट इज परपेंडिकुलर टू द फोर्स, डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इज 0, ठीक है। सो ये था हमारा वर्क, ठीक है। अभी हम एनर्जी का टॉपिक देखते हैं। एनर्जी का टॉपिक एक बहुत बड़ा टॉपिक है, पर मैं आपको ये ऊपर ऊपर से सिर्फ बता देती हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। अभी एनर्जी देखें। सो एनर्जी में क्या देखेंगे, टॉप हेडिंग डालें एनर्जी, ठीक है। सो हमारे चैप्टर का दूसरा टॉपिक एनर्जी। फिलहाल हम अभी ऊपर ऊपर इसको कवर कर रहे हैं। सो एनर्जी की डेफिनेशन देखें। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क, हमारी कैपेसिटी, बॉडी की कैपेसिटी वर्क करने की, उसे एनर्जी कहते हैं, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी, ठीक है। कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ द बॉडी। अच्छा, यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होती है, जूल्स। यूनिट ऑफ एनर्जी होती है जूल। अच्छा, इसकी यूनिट और वर्क की यूनिट सेम है, ठीक है। आपने वर्क की यूनिट भी जूल पढ़ी थी, एनर्जी की यूनिट भी सेम ही है। सो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी, बॉडी की कैपेसिटी वर्क करने की, उसे हम एनर्जी कहते हैं, और यूनिट ऑफ एनर्जी भी जूल्स है, ठीक है। सो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल होता है, ठीक है। 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल्स, ठीक है। तो देखो 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, जैसे 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम होता है ना, वैसे ही 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल, ठीक है। सो एक चीज कॉमन देखी आपने, वर्क और एनर्जी की यूनिट क्या है, जूल, ठीक है।
अच्छा, अभी एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। सो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, सो कौन कौन से हैं फॉर्म्स ऑफ एनर्जी? फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, ठीक है। सो बहुत जो एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स हैं, कौन कौन से हैं? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी। पोटेंशियल, काइनेटिक, हीट, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, लाइट, ठीक है। अब देखो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन देखते हैं। सो एक एक की अब डेफिनेशन देखते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? आप इस चैप्टर में 3 पढ़ोगे, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल। आप 3 फॉर्म पढ़ोगे फिर से, काइनेटिक, पोटेंशियल, मैकेनिकल। सो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? सो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मूविंग बॉडी, ठीक है। अगर एक बस रुकी, मैं अब खड़ी हूँ, ठीक है, फिर मैं खड़ी हूँ तो मैं दौड़ने लगी, सो दौड़ने लगी, मोशन, सो काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। कोई भी मोशन, एक व्हील है, व्हील को मैंने धक्का मारा और व्हील घूमने लगा गोल गोल, सो वो क्या है? काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। तो स्पीड के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाती है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। सो फिर से, एनर्जी possessed बाय अ ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड, ठीक है। Kinetic energy of body moving with certain velocity is equal to work done on it make it acquire that velocity. Kinetic energy किसके बराबर होती है? अगर कोई मूविंग बॉडी है और किसी वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, सो उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। वर्क डन, उस वेलोसिटी के लिए उतना ही वर्क डन करना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल ये वाली चीज़ याद रखो, इसकी डेफिनेशन याद रखो और ये याद रखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद इट्स स्पीड। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है ऑब्जेक्ट की। अब सेकंड है, देखो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो पोटेंशियल एनर्जी क्या है? द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जब कोई भी बॉडी एनर्जी पसेस करती है, कोई भी बॉडी एनर्जी पसेस करती है, उसे पोजीशन या शेप की वजह से उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। कोई भी बॉडी एनर्जी पसेस करती है, उसकी पोजीशन या उसकी शेप की वजह से उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि शेप की वजह से, हाँ, जैसे कि देखो स्प्रिंग है मेरे पास, देखो यहाँ पे स्प्रिंग, यहाँ स्प्रिंग है। सो स्प्रिंग है, सो स्प्रिंग अगर मैंने दबा दी, ऐसे दबा दी स्प्रिंग, मैंने ऐसे पुश कर दी, सो वो क्या हुई? पोटेंशियल एनर्जी। उसकी शेप की वजह से उसको एनर्जी मिली ना, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो कोई भी, मतलब द एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, उसकी पोजीशन की वजह से या उसकी शेप की वजह से उसको एनर्जी मिलती है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कोई बस, कोई स्टेशनरी बस, कोई बस है जो खड़ी है, तो वो उसकी पोजीशन है, ठीक है, वो खड़ी है, सो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। सो या तो कोई रुकी हुई कार, कोई कार अगर रुकी हुई है, स्टैंडिंग कार, सो वो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो एनर्जी possessed बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, जो उसकी पोजीशन है या जो उसकी शेप है, उसकी वजह से जो एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और सपोज कोई स्टैंड है, ठीक है, आप ऐसे स्टैंड क्लोज करते हो, ठीक है, स्टैंड ऐसे क्लोज करते हो, दबाते हो, ठीक है। सो जो आप उसको दबाते हो, सो उसमें जो एनर्जी भरती है दैट इज पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी कि एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और शेप, इसको मतलब
कोई भी ठहरी हुई चीज़, किसी डैम में बंद पानी, सपोज किसी डैम में पानी बंद है, आपको पता है ना डैम में पानी इकट्ठा होता है, सपोज किसी डैम में पानी इकट्ठा है तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। पर जब वो पानी फुल स्पीड से छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होते हैं। सो एनर्जी possessed बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन और इट्स शेप इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो अच्छा, एक और एनर्जी होती है जिसका नाम है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, when an object is raised through a height, work is said to be done on it against gravity। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी when an object is raised through a height, जब आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर पहुंचाते हो, वर्क इज सेड टू बी डन इन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क कैसे होता है, ग्रेविटी के अगेंस्ट, ऑब्वियसली ग्रेविटी के अगेंस्ट ही होगा ना काम। कैसे, जैसे देखो देखो ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऊपर जा रहा है, ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, जैसे मैंने एक पत्थर फेंका, ठीक है, यहाँ मैं खड़ी हूँ और मैंने ऐसे पत्थर फेंका तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया, ऊपर। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ लगता है, नीचे। आपको पता है ना ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ होता है, नीचे होता है। ठीक है, सो ये जो पत्थर यहाँ जाएगा ना, यहाँ जो पहुँचेगा, सो ये क्या होगा, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ड थ्रू अ हाइट एच, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। द एनर्जी possessed बाय सच इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब जब पत्थर उस हाइट पे पहुंच जाएगा तो हम कहेंगे कि भाई उसको ग्रेविटेशनल एनर्जी है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ही है, देखो ये पोटेंशियल एनर्जी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज रेस्ड थ्रू अ हाइट, जब एक ऑब्जेक्ट को आप ऊपर चढ़ाते हो, एच हाइट पे चढ़ाते हो, वर्क इज सेड टू बी डन ऑन इट अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क उस पर ग्रेविटी के अगेंस्ट का होता है। द एनर्जी possessed बाय सच एन ऑब्जेक्ट, सो ऐसे ऑब्जेक्ट को जब एनर्जी मिलती है उसे कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो हाइट वाला, जो भी हाइट वाला सम हो उसमें पोटेंशियल एनर्जी लगेगा। अभी देखो तीसरा तरह कौन सा है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, सो मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। याद रखना मैकेनिकल एनर्जी दोनों का प्लस होता है। अभी अभी आपने ऊपर पढ़ा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, फिर आपने क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी में क्या पढ़ा, एनर्जी ड्यू टू मोशन, कोई भी बस चलती हुई चीज़ है वो काइनेटिक एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी में आपने क्या पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी में आपने पढ़ा कि एनर्जी जो ऑब्जेक्ट में बंद होती है किसी, भाई उसकी पोजीशन या उसकी शेप की वजह से हो तो वो है पोटेंशियल एनर्जी। पर जब टोटल काइनेटिक और पोटेंशियल का टोटल होगा वो होगा मैकेनिकल एनर्जी। सो ये तीसरा फॉर्म, ये सारे फॉर्म आपको इस चैप्टर में हम डिराइव भी करेंगे, मैं डेरिवेशन कराऊंगी आपको। तो अभी देखें, इसके बाद एक और टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसे क्वेश्चन आता है, राइट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना पैदा होती है ना डिस्ट्रॉय होती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफॉर्म हो सकती है, चेंज हो सकती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। एनर्जी बिफोर और आफ्टर दोनों सेम रहती है। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, ना पैदा होती है ना ख़त्म होती है, खाली ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में।
तो टोटल एनर्जी बिफोर और आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। सो एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन से पहले 3 पॉइंट्स है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सेकेंड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। तीसरा, द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स सेम। जब एनर्जी का आदान प्रदान हो जाता है, एनर्जी गिव एंड टेक हो जाता है, तो लास्ट में जो टोटल एनर्जी होती है वो होती है सेम। ठीक है, सो ये 3 है आपके लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ये तीनों आपको लिखने पड़ेंगे पॉइंट्स जब भी आए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि भाई एनर्जी को कंजर्व करें उसके 3 लॉज बताओ, ये 3 लॉज। ठीक है, अब मैंने कहा था थोड़ा सा पावर भी है इस चैप्टर में, से थोड़ा पावर भी देख लेते हैं। देखो पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, जिस रेट से आप काम कर रहे हो उसे हम पावर बोलते हैं। यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, वॉट। यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, जूल्स। यूनिट ऑफ टाइम क्या होता है, सेकेंड। ठीक है, सो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, सो वॉट, जूल्स, सेकेंड। ठीक है, सो वॉट इज इक्वल टू, यूनिट ऑफ पावर है वॉट, वर्क की यूनिट है जूल। तो अगर कोई पूछे कि यूनिट ऑफ पावर बोलो तो आप बोल सकते हो वॉट या जूल पर सेकेंड, ये यूनिट है। ठीक है, यूनिट। सो यूनिट क्या है, वॉट भी बोल सकते हो या जूल पर सेकेंड भी बोल सकते हो। सो पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यूनिट क्या है, 1 वॉट या 1 जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर की थोड़ी बड़ी यूनिट भी है जिसको हम बोलते हैं 1 किलोवाट। ठीक है, वॉट की 1 किलोवाट भी है। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स होता है। ठीक है, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स। ठीक है, सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। वॉट के लिए जगह क्या लिखोगे, जूल पर सेकेंड। ठीक है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, P इज इक्वल टू W अपॉन T। सो वॉट, पावर की यूनिट है वॉट, वर्क है जूल और टाइम है सेकेंड। सो वॉट इज इक्वल टू जूल्स पर सेकेंड। सो 1 किलोवाट क्या होता है, 1000 वॉट्स। ठीक है, सो वॉट की जगह क्या लिखेंगे, जूल पर सेकेंड। 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। ठीक है, सो ये है पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, 1 वॉट 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड। सो 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 जूल पर सेकेंड। अभी कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की कमर्शियल यूनिट हमने क्या पढ़ा, एनर्जी का यूनिट क्या होता है, एनर्जी का यूनिट हमने पढ़ा था जूल होता है। ठीक है, हम पढ़ के एनर्जी का यूनिट जूल होता है। पर आपको पता है एनर्जी कमर्शियली भी यूज होती है। कमर्शियली कैसे यूज होती है, सो कमर्शियली हमको घरों में यूज होती है एनर्जी, आपको पता है ना, 1 यूनिट। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। ठीक है, सो फिलहाल इतना ही देख लो। अभी ये स्टार्टिंग ही है, अभी सारे टॉपिक्स हम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हम एनर्जी का पढ़ेंगे, पोटेंशियल का डिराइव करेंगे, काइनेटिक को डिराइव करेंगे, और फिर मैंने अभी जो बोला कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। ठीक है, KWH, जिसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। जितना बोल रही हूँ उतना ही लिखना, ज़्यादा मत लिखना। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू 1 किलोवाट आवर। सो 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट, तो हमारे घरों में यही यूज़ होता है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के। ठीक है, सो एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर, 1 घंटे में आप 1 किलोवाट एनर्जी यूज करते हो तो 1 किलोवाट आवर कहा जाता है। ठीक है,
सो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज़ 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट के बराबर है। सो एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट इज कॉल्ड 1 किलोवाट आवर। ठीक है। सो यहाँ हमने बेसिक इस चैप्टर का देख लिया जो इस पूरे चैप्टर में होने वाला है। हमने एनर्जी देखा, पहले तो हमने वर्क देखा, फिर हमने एनर्जी देखा और फिर हमने पावर देखा, फिर हमने लास्ट में कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी देखा। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है 1 किलोवाट आवर, जिसको 1 यूनिट भी बोलते हैं। बच्चों अब हम इससे रिलेटेड हमने जो भी अभी पढ़ा उससे रिलेटेड थोड़े से स्टार्ट ले लेते हैं हमारी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में। पेज 148 पे एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में अभी तो हमने एक छोटा सा चैप्टर का छोटा सा ब्रीफ किया है, अभी तो अंदर हमें बहुत कुछ करना है। सो हम फिलहाल चैप्टर स्टार्ट लेते हैं टेक्स्ट बुक में से। पेज 148 पे एग्जाम्पल 11.1। एग्जाम्पल 11.1 क्या बोल रहा है? अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। 5 न्यूटन का फोर्स एक ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं। द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ऑब्जेक्ट खिसक रहा है 2 मीटर। इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, देन वर्क डन, तो वर्क डन आपको फाइंड करना है। देन वर्क डन इज, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं तक है कि वर्क डन फाइंड करो कि भाई फोर्स 5 न्यूटन का है और डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस्ड थ्रू लिखा हो ना, डिस्प्लेसमेंट क्या है 2 मीटर। फोर्स 5 मीटर, 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर। सो बताओ वर्क डन क्या होगा? ठीक है, सो करके देखते हैं। सो वर्क डन देख लेते हैं। एग्जाम्पल 11.1। एग्जाम्पल 11.1 पेज नंबर क्या है? पेज नंबर 148। सो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 न्यूटन। सो फोर्स 5 न्यूटन है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट मतलब एस से डिनोट करते हैं। सो डिस्प्लेसमेंट है 2 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या वर्क डन फाइंड करना है। सो वर्क डन कैसे फाइंड करेंगे? सो W इज इक्वल टू F इंटू एस। फॉर्मूला, सो 5 न्यूटन मल्टीप्लाई 2 मीटर, सो 5 मल्टीप्लाई 2 10। सो वर्क डन कितना आया? 10 जूल आया। वर्क डन 10 जूल, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा ही एक ब्लूप्रिंट का एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, देखें यहाँ पे ब्लूप्रिंट आपका जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन बोलो, ब्लूप्रिंट बोलो, जो भी बोलो, इन टेक्स्ट बोल दो। पेज 148 पे ही क्वेश्चन 1 इन टेक्स्ट क्वेश्चन। अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, 7 न्यूटन, सॉरी एफ कितना है? 7 न्यूटन। द डिस्प्लेसमेंट इज से 8 मीटर, 8 मीटर डिस्प्लेसमेंट, ऐसे 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो ये खास बता रहे हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर ऑपोजिट हो तो आंसर किस में आता है? नेगेटिव। सो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है तो पॉजिटिव में आएगा। लेट अस टेक इट दैट द फोर्स एक्ट्स ऑन द ऑब्जेक्ट थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज द वर्क डन इन दिस केस? सो वर्क डन निकालो। सो सिंपल वर्क डन निकालो। सो इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1, इन टेक्स्ट या ब्लूप्रिंट बोल दो, जो भी बोलो। इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1 पेज 148, ठीक है। सो फोर्स क्या दिया हुआ है? फोर्स दिया हुआ है आपका 7 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है? 8 मीटर, ठीक है। सो वर्क फाइंड करना है। सो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? 7, डिस्प्लेसमेंट क्या है? 8। सो 7 8 जा 56। सो वर्क डन क्या होगा? 56 जूल, ठीक है। सो ये था आपका इन टेक्स्ट का क्वेश्चन 1, पेज नंबर 148 पे। अभी एग्जाम्पल 11.2 देखते हैं, पेज 148 पे। एग्जाम्पल 11.2। अ पॉटर लिफ्ट्स अ लगेज ऑफ 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट्स इट्स ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। पॉटर क्या है? पॉटर लगेज उठा रहा है। पॉटर मतलब कूली लगेज उठा रहा है 15 kg का। सो M इज इक्वल टू 15 kg ऑन हिज हेड एंड पुट्स इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड। अब यूनिट देखो, ये मीटर है, मीटर। इसका मतलब क्या हुआ? ये डिस्प्लेसमेंट है, S दिया हुआ है, S।
ठीक है। फिर कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम, देखो यहाँ पे भी वर्क डन निकालना है। अब आप थोड़ा सोच में पड़ जाओगे क्योंकि यहाँ आपको मास दिया हुआ है, लगेज का m दिया हुआ है 15 kg, यहाँ आपको डिस्टेंस दिया हुआ है s दिया हुआ है 1.5 मीटर, पर यहाँ आपको तो फोर्स चाहिए ना, फोर्स चाहिए, पर यहाँ तो ओनली m दिया हुआ है। लिखा हुआ है कि कूली लगेज उठा रहा है, अपने सर पे रख रहा है, ग्राउंड से अपने सर पे रख रहा है, ग्राउंड से अपने सर पे रख रहा है। तो आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है कि भाई वर्क डन क्या हुआ। सो थोड़ा सा समझने जैसा सम है। तो देखो यहाँ पे इन टेक्स्ट का हम ये एग्जाम्पल 11.2 है आपके पेज 148 पे, ठीक है। एग्जाम्पल 11.2 पेज 148 पे ही। सो कूली उठा रहा है लगेज 15 kg का, सो m इज इक्वल टू 15 kg। फिर हेड पे रख रहा है 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, तो s है 1.5 मीटर। कैलकुलेट द वर्क डन फाइंड करना है आपको, ठीक है। सो आपको वर्क डन का फॉर्मूला पता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सेट नहीं हो रहा है, s तो है पर f नहीं है। अच्छा, आपको f का फॉर्मूला पिछले चैप्टर से पता होगा, आप मोशन वाले चैप्टर करके आए हो इसी साल, अभी किए हैं फिजिक्स में। सो f क्या होता है, f की फॉर्मूला mg होती है, ma होती है वैसे तो, माँ f इज इक्वल टू ma होती है, पर कूली का जमीन से उठा के अपने सर पे रख रहा है। बाहर कहाँ रख रहा है, ये जमीन से उठा के अपने सर पे। सो ये क्या हुई, ये ग्रेविटेशन से ऑपोजिट रख रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ एक्ट कर रहा है, ये उसने सर पे रखा है। सो ये क्या होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, ठीक है। सो f की जगह क्या फॉर्मूला लगाओगे, mg, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, m इंटू जी बाय न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन मल्टीप्लाई s। अच्छा, g वैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ा है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर हम राउंड में 10 ही लेते हैं, ठीक है। सो g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। m क्या है 15, g क्या है 10 और s क्या है 1.5, ठीक है। ये मैंने g की वैल्यू लिखी है साइड में, 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1.5, ठीक है। सो 15 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 10। देखो 10 10 कैंसिल, 15 15 जा 225, 225। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, जूल। सो वर्क डन इज 225 जूल। सो कूली को इतना काम करना पड़ेगा, ठीक है। सो वर्क डन इज 225 जूल। अच्छा, इसके बाद फिर इसी में ही हम ब्लूप्रिंट में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 पेज 149 पे, क्वेश्चन 1, When do we say that work is done? कब बोलोगे वर्क डन हो गया? So work is said to be done when force applied on the object shows displacement in that object. अच्छा, ये मैं आपको दिखाई देती हूँ ये सबके आंसर, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 के आंसर दिखा देती हूँ इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के, तो आपको लिख लेने हैं, ठीक है। पेज 149 पे चारों इन टेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर मैं दिखाती हूँ, चारों लिखने हैं। देखो ये पेज 149 का क्वेश्चन 1, देखो पेज 149 का क्वेश्चन 1, When do we say that work is done? कब बोल सकते हो वर्क डन है? So work is said to be done when force is applied on an object shows displacement in that object. जब आप फोर्स लगाते हो किसी ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्लेसमेंट भी दिखाता है तो हम कहेंगे वर्क से, मतलब सिंपली आपने डेफिनेशन लिख दी। सो ये सारी डेफिनेशन लिखेंगे और इसके बाद फॉर्मूला लिख देंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन 2 इसी पेज का 149 का ही क्वेश्चन 2, राइट एन एक्सप्रेशन फॉर द वर्क डन व्हेन अ फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन की एक्सप्रेशन लिखो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक्ट करते हैं, तो बस फॉर्मूला लिखनी है और कुछ नहीं, ठीक है। सो वर्क डन इज इक्वल टू डब्ल्यू, एफ इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स एफ, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू आर, तो वर्क डन इज इक्वल टू, बस सिंपल फॉर्मूला लिखनी थी, इसमें कुछ भी नहीं है।
फिर क्वेश्चन 3 149 पेज पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 क्या है, डिफाइन 1 जूल ऑफ वर्क। ये आज हमने किया, ये फिर से देख लो। 1 जूल ऑफ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन 1 फोर्स ऑफ न्यूटन एक्स ऑन अ बॉडी एंड शोज डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, 1 जूल ऑफ वर्क। क्वेश्चन 4 न्यूमेरिकल है तो मैं करा देती हूँ। क्वेश्चन 4 ब्लूप्रिंट का न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन 4 देखो न्यूमेरिकल में। क्वेश्चन 4 क्या बोल रहा है, अ पेयर ऑफ बुलक्स एक्सर्ट अ फोर्स ऑफ 140 न्यूटन। कितना फोर्स लगा रही हैं, 140 न्यूटन। द फील्ड बीइंग प्लॉड इज 15 मीटर। 15 मीटर मतलब डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट। हाउ मच वर्क डन, सो वर्क डन, सो W इज इक्वल टू F इंटू एस, फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, और क्या है इसमें, तो सो ये है हमारा ब्लूप्रिंट का कौन सा नंबर है ये ब्लूप्रिंट का, क्वेश्चन 4 पेज 149। क्वेश्चन 4 ब्लूप्रिंट का। वो तीनों क्वेश्चंस आपको नोटबुक में लिखने हैं जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिखा है। क्वेश्चन 4 मैं करा रही हूँ। तो देखो फोर्स क्या दिया हुआ है, 140 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 15 मीटर। ठीक है, सो बस सिंपली मल्टीप्लाई करो। W इज इक्वल टू F इंटू एस। फोर्स है 140 मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट है 15। सो 140 को 15 से करेंगे तो क्या आएगा, 140 को 15 से 14 15 जा 210 होता है, और ये 0 का 0, सो जूल। सो वर्क डन इज 2100 जूल। ठीक है, सो ये था हमारा आंसर। सो जस्ट हमने वर्क किया, एनर्जी किया, पावर किया। डू ईच एंड एवरीथिंग वेरी प्रॉपरली, रीड कर लेना इतना हो सके तो। एनर्जी के बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं अभी करने, हम वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी होंगे, छोटी छोटी थ्योरीज भी होंगी, पर मोस्टली जो बेसिक है चैप्टर का वो हमने कवर कर लिया। चलें, थैंक यू।